हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसएम में। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में अभी तक हमने कुछ संख्याओं के बारे में जान लिया था। ये संख्या थी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। अब हम अभाज्य संख्या में अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जानेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलते हैं। तो जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 24 ले लिया है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का भाग देंगे हम। तो 24 में 2 का भाग 12 बार जा रहा है, दोबारा 2 का भाग जा रहा है तो दोबारा देंगे। दोबारा 6 आ गए हैं, दोबारा देंगे। 3 आ गए हैं, अब 3 में 2 का भाग जा नहीं रहा तो उससे अगली अभाज्य संख्या का भाग देंगे। अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 में 3 का भाग एक बार जा रहा है। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोई और संख्या लेते हैं, तो जैसे 120 ले लेते हैं। 120 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे पहली बार, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 का भाग 60 बार जा रहा है, दोबारा इसमें 2 का भाग जा रहा है तो दोबारा देंगे। इस बार 30 बार जा रहा है, फिर से 2 का भाग देंगे 15 बार। अब इसमें 2 का भाग जा नहीं रहा, तो अगली अभाज्य संख्या का भाग देंगे। अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 का भाग देंगे 5 बार। 5 में दोबारा 3 का भाग जा नहीं रहा, तो उससे अगली अभाज्य संख्या का भाग देंगे। अगली अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 का भाग देंगे। तो 5 में 5 का भाग एक बार जा रहा है। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इस प्रकार हम इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 120 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अभी हमने पीछे सोल्व किया था तो देखा था कि इसका जो फाइनल आंसर वो आ रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इससे हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 120 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 120 के कुल अभाज्य खंड 2 की पावर 3 है, तो 2 3 बार आया था तो 3 हो गया, प्लस 3 एक बार आया था, एक ये हो गया। 5 एक बार आया था, एक ये हो गया। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो 120 के कुल 5 अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 120 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 120 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, अब इसमें विभिन्न पूछे गए हैं। तो इसमें विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के 3 अभाज्य गुणनखंड आया है। एक तो 2 आया है, एक 3 आया है, एक 5 आया है। तो इसके कुल विभिन्न अभाज्य गुणनखंड हो गए 3। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, फर्स्ट का हो जाएगा 5। अब हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है, 120 के कुल गुणनखंड कितने हैं।
120 के कुल गुणनखंड के बारे में पूछा गया है। तो 120 के कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें जो इन संख्याओं के पावर में दिया गया है उनमें एक एक जोड़ के उनको आपस में गुणा किया जाएगा तो उसके कुल गुणनखंड आ जाएंगे। जैसे 2 की पावर 3 दिया गया है तो 3 में एक जोड़ेंगे, 3 की पावर 1 दिया गया है, 1 में एक जोड़ेंगे, 5 की पावर 1 दिया गया है, 1 में एक जोड़ेंगे। अब इन्हें आपस में गुणा कर देंगे तो 3 + 1 4 हो गया, 1 + 1 2 इंटू 2 तो ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 120 के कुल गुणनखंड 16 आ गए हैं। तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि 120 के कुल गुणनखंड कौन कौन से हैं। 120 में 1 का भाग जाता है तो एक गुणनखंड 1 हो गया, 2 का जाता है, दूसरा 2 हो गया, 3 का जाता है 3 हो गया, 4 का जाता है 4 हो गया, 5 का जाता है 5 हो गया, 6 का जाता है 6 हो गया, 7 का जाता नहीं है, 8 का जाता है 8 हो गया, 9 का जाता नहीं है, 10 का जा रहा है, 11 का नहीं जाता, 12 का जा रहा है, 13 का नहीं जाता, 14 का नहीं जा रहा, 15 का भाग जा रहा है, 15 हो गया, 16 का भाग दे के देखते हैं तो 16 का भी पूरा भाग नहीं जा रहा है, 17 का नहीं जा रहा है, 18 का नहीं जा रहा है, 19 का नहीं जा रहा है, 20 का जा रहा है, 20 हो गए, 20 के बाद 30 का भाग जाएगा, 30 हो गया, 30 के बाद 40 का भाग हो गया, 40 का जाएगा, 40 के बाद 60 का जाएगा, 60 के बाद 120 का जाएगा। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। एक संख्या और देख लेते हैं, एक संख्या कौन सी रह गई। तो इसमें एक संख्या 24 और रह गई है बीच में, तो 24 का भी भाग जाता है। तो इस प्रकार कुल 16 गुणनखंड हो गए हैं इसके टोटल। और जिसमें से पहला क्वेश्चन था कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे गए थे उसमें, तो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 5 आए थे। और सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 120 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो इसके विभिन्न अभाज्य गुणनखंड तो एक 2 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 5 हो गया। तो इसके कुल तीन विभिन्न अभाज्य गुणनखंड आ गए थे। 120 के कुल गुणनखंड 16 आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 के सम गुणनखंड कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 120 के सम गुणनखंड। तो ऊपर हमें दिया गया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो सम निकालने के लिए हम
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 में से 2 बाहर निकाल लेंगे। सम चाहिए तो वो 2 से गुणा होगी, तो 2 बाहर निकालने के बाद अंदर बचती है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो हम जो अंदर बची है उनमें घात एक एक जोड़ के उनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 हो जाएंगे। 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे। 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये हो गए हैं 3 गुणा 2 गुणा 2। तो इसके सम गुणनखंड आ गए हैं 12। 16 में से 12 गुणनखंड सम हैं। तो अगला क्वेश्चन 120 के विषम गुणनखंड। 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 विषम गुणनखंड बच जाएंगे। अब हम इसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं और वैसे सीधा भी निकाल सकते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 में से विषम निकालने के लिए 2 की जितने भी घात हैं उन सभी को बाहर निकाल लेंगे। 2 की पावर 3 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच गए 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो हम जो अंदर वाली घात बचे हैं उनमें एक एक जोड़ के उन्हें आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे, 3 की पावर 2 हो जाएंगे तो उनका 2 आ जाएगा। 1 में 1 जोड़ के उससे गुणा कर देंगे तो ये भी 2 हो गए। तो 2 गुणा 2 4 हो गया। तो विषम गुणनखंड 4 आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है जो 120 के 16 गुणनखंड आए थे उन सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो हमें जो गुणनखंड दिए गए हैं उससे अब हम कुल योग निकाल लेंगे गुणनखंडों का। तो कुल योग निकालने के लिए हमारे पास आया था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 आया था। तो इसके कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। घात 0 से स्टार्ट करके जितनी भी घात दी गई है वहाँ तक अलग अलग करके इसको लिखेंगे और फिर इसे आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 3 दिया गया था तो हम इनसे अलग अलग करके लिखा। तो 2 की पावर 0 आ गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब 3 की पावर 1 दिया गया था इंटू, तो ये गुणा में आ जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अगला दिया गया था 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 दिया गया था तो हम उसे भी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो अब हमें आगे हल इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। इसके गुणा में दिए गए 3 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3। इसी प्रकार अगला दिया गया 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 इंटू 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 5। अब हम इसे हल कर लेंगे
तो ये हो गए 8 और 4 12, 13 14 1 15, 15 गुणा 4 गुणा 6, तो ये हो गए 15 दूनी 30, 15 चौके 60। अब 60 को 6 से गुणा करेंगे, 6 36, 360 आ गया। तो इसके 120 के सभी गुणनखंडों का योग टोटल हो जाएगा 320। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर हो जाएंगे 320। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग देखेंगे अब कैसे निकालते हैं। 120 के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए घात मिनिमम 2 होनी चाहिए। तो इससे 2 की पावर 2 बाहर निकाल लेंगे, तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका मतलब एक पूर्ण वर्ग बनेगा, एक घात बचेगी, फिर उसमें एक और जोड़ेंगे, तो टोटल 2 पूर्ण वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो। तो इसमें घन करने के लिए 2 की पावर 3 बाहर निकालेंगे, तो 2 की 3 पावर 3 एक बार आया हुआ है, तो एक में एक और जोड़ेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। पूर्ण वर्ग वाले में 2 की पावर 2, इसमें एक ही बार निकल सकता था, तो एक में एक और जोड़ देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है 120 के कुल अभाज्य गुणनखंड 5 आ गए हैं। तीसरा क्वेश्चन था 120 के कुल गुणनखंड 120 के कुल गुणनखंड 16 आए थे हमारे पास। फिर आया था 120 के समगुणनखंड 120 के समगुणनखंड 12 आए थे। 120 के विषम गुणनखंड 4 आए थे। 120 के गुणनखंडों का योग 360 आया था। 120 के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या 2 आई थी। 120 के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है, पूर्ण घन की संख्या भी 2 आई थी। अब हमारे पास 120 के 16 गुणनखंड आए थे। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 20 24 40 30 60 120 15। तो ये 120 के 16 गुणनखंड आए थे। तो अब हम देखेंगे इसके 3 विभिन्न अभाज्य गुणनखंड थे, वो थे 2 3 और 5। 120 के कुल गुणनखंड हो गए 16 टोटल, और 120 के सम गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सम गुणनखंड हो गए। 120 के विषम गुणनखंड 1 2 3 4, ये विषम गुणनखंड हो गए हैं। 120 के गुणनखंडों का योग, इन सभी 16 संख्याओं को जोड़ेंगे तो
360 आएंगे। 120 के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग वाली संख्या हो गई है 4। 1 और 4, 1 का वर्ग भी 1 होता है, 2 के वर्ग 4 होता है। 120 के उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन वाली भी दो संख्या हो गई, 1 और 8। 1 का घन भी 1 होता है और 2 का घन 8 होता है, तो 1 और 8 घन संख्या होती है। तो इस प्रकार हम साथ में चेक भी कर सकते हैं कि कैसे क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 5808 से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 5808 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है 4 2 बार, 2 बार बच गया 1, 18 में 9 बार, 0 4 बार, इसमें वापस 2 का भाग जा रहा है 1 बार, 4 बार, 5 बार, 2 बार, वापस 2 का भाग इसमें जा रहा है 7 बार, 2 बार, 6 बार, वापस 2 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार, 6 बार, 3 बार। अब इसमें 2 का भाग जा नहीं रहा आगे, तो इससे अगली अभाज्य संख्या से भाग दे के देखेंगे। अगली अभाज्य संख्या है 3, तो 3 का भाग देंगे इसमें 1 बार, 2 बार, 1 बार, 121, 121 में 3 का भाग वापस से जा नहीं रहा, तो उससे अगली अभाज्य संख्या का भाग दे के देखेंगे 5, 5 का नहीं जा रहा, उससे अगली अभाज्य संख्या 7, 7 का भी नहीं जा रहा है, उससे अगली अभाज्य संख्या का दे के देखेंगे, उससे अगली अभाज्य संख्या है 11, तो 11 का भाग इसमें जाएगा 11 बार। तो 11 का इसमें वापस से जा रहा है 1 बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। तो अब हम इससे इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो इसको हल किया तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। तो हम इसके आधार पे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हो गए 4, 1 5, 2 7। तो कुल अभाज्य गुणनखंड हो गए 4 प्लस 1 प्लस 2, टोटल हो गए 7। फिर आता है विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 11। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंड हो गए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या है, हम जो इनकी घात है उनमें एक एक जोड़ के उन्हें गुणा कर देंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम गुणनखंडों की संख्या।
तो सम गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले 2 बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। अब जो अंदर संख्या बची है उनकी पावर में एक एक जोड़ के उसे आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 3 में एक जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 4, 3 की पावर 1 में एक जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 2, 11 की पावर 2 में एक जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंड 30 है, सम 24 है, तो विषम गुणनखंड आ जाएंगे 6। और अलग से गुणनखंड निकालने विषम गुणनखंड निकालने के लिए हम 2 की जितनी भी पावर है उन सभी को बाहर निकाल लेंगे। तो 2 की पावर 4 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। अब जो अंदर वाली जो भी बचे हैं उन घातों में सभी में एक एक जोड़ देंगे। तो 3 की पावर 1 में एक जोड़ेंगे तो वो 2 हो जाएगी, इंटू 11 की पावर 2 में एक जोड़ेंगे तो वो 3 हो जाएगी। तो विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी गुणनखंडों का योग। तो सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लेंगे। अब गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हम उसे घात को शुरुआत से लिखेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, 4 तक दी गई है तो 4 तक लिख लेंगे, इंटू 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 0, 11 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। 0 से स्टार्ट करके जितने भी घात दी हुई है वहाँ तक घात लिख लेंगे और अब इन सभी को आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 3 1 का मतलब 3 इंटू 11 की पावर 0 का मतलब 1 इंटू 11 की पावर 1 का मतलब 11, 11 की पावर 2 का मतलब 121। तो अब इन सभी को जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे। तो इनको जोड़ते हैं तो ये 16 और 8 24, 24 से 4 28, तो 30, 1 31, 31 गुणा 3 और 1 4 गुणा इन सभी को जोड़ते हैं तो 121 और 11 132, 132 और 1 133, 133। तो इन सभी को गुणा करते हैं तो 31 को 4 से करते हैं तो 30 चौके 120, 124 हो गए, 124 गुणा 133। अब 124 गुणा 133 को गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 16,492। आप भी इसे हल करके देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग के लिए मिनिमम घात 2 होनी चाहिए। 2 की पावर 2 इंटू
2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा, 11 की पावर 2 हो जाएगा। तो अब 2 पूर्ण वर्ग इनसे बन रहे हैं, तो 2 में 1 जोड़ देंगे। 1 पूर्ण वर्ग इससे बन रहा है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे, इन्हें आपस में गुणा कर देंगे। 3 इंटू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन हो। पूर्ण घन केवल इसी से बन रहा है, 1 बन रहा है, तो 1 में 1 और जोड़ देंगे, तो पूर्ण घन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो 6 के गुणज हैं। 6 के गुणज के लिए बाहर 2 और 3 निकाल लेंगे, तो 2 और 3 बाहर निकालेंगे, तो इससे बच जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 3 बच गया, तो इसमें 1 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 से 4, और 11 की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3, तो 4 तिया 12। जो 6 के गुणज है वो ऐसे गुणज 12 है, और उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो 22 का गुणज हो। 22 के गुणज के लिए हम 11 इंटू 2 बाहर निकाल लेंगे, 22 के गुणज के लिए हम 11 इंटू 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बच गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। तो अब हम देखते हैं, 2 की पावर 3 में 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 4, इंटू 3 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 11 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो वो भी 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो 22 के गुणज हो, तो ऐसे गुणनखंड 16 गुणनखंड हैं 5808 में। तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो योग ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम इसे घात में कन्वर्ट करते हैं, तो 196 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 196 इंटू 100 लिख सकते हैं। इसे और हल करने के लिए इसे हम 14 की स्क्वायर इंटू 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे आगे और हल करने के लिए हम 7 इंटू 7 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, और 10 को हम 2 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सभी अभाज्य संख्याओं में टूट चुकी है। अब हम सभी संख्याओं को अलग अलग कर लेते हैं, तो 2 की कुल घातें 4 हो गई, 5 की घात 2 हो गई, 7 की घात 2 हो गई। तो अब हम इसे आगे और हल करेंगे, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ये हो जाएगा, गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, गुणा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो अब हम इसे हल करते हैं,
तो ये हो गया 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 गुणा 1 प्लस 5 प्लस 25 गुणा 1 प्लस 7 प्लस 49। इसे आगे हल करते हैं तो 8 और 16 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 31, 31 गुणा 25 5 30, 30 और 1 31, 31 गुणा 50 और 7 57। तो अब हम इसे हल करते हैं तो इन सभी को गुणा करते हैं। तो जैसे पहले पद को गुणा करके देख लेते हैं तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ जाएगा, 1 को 7 से गुणा किया तो 7 आएगा। तो जो ये इसका आंसर आएगा उसमें पहली संख्या 7 होगी। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि लास्ट में 7 केवल और केवल आंसर सी में है, तो इसका आंसर सी होगा। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 की पावर 4 इंटू 25 की पावर 3 इंटू 29 की पावर 7 इंटू 32 की पावर 2 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए सबसे पहले तो हम इन्हें सरल अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। तो 18 को हम 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 25 को हम 5 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 29 को हम तोड़ नहीं सकते, 29 अभाज्य संख्या है, और 32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, पावर 2। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो यहाँ से 2 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 8 हो जाएगी, 5 की पावर 6 हो जाएगी, 29 की पावर 7 हो जाएगी, 2 की पावर 10 हो जाएगी। तो अब हम इसे आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 10 7 17, सभी घातों को जोड़ लेते हैं, 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10, तो ये हो गए 12 6 18, 18 7 25 10 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। तो इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 की पावर 13 इंटू 2.5 की पावर 7 इंटू 2.4 की पावर 6 की कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो हम इसे सरल अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 13, 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10 की पावर 7, 2.4 को हम लिख सकते हैं 24/10 की पावर 6। तो ये हो गए 2 की पावर 13 इंटू 10 की पावर इंटू 5 की पावर 26।
पावर 26 इंटू इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 बट्टे 2/5 की पावर 7। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3/2 इंटू 5 की पावर 6। इसे आगे हल करते हैं तो ये हो गई 2 की पावर 13, 5 की पावर 26, 5 से 1 5 कट जाएगा, 5 की पावर 7 बटे 2 की पावर 7 गुना 2 से 1 2 कट जाएगा, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 6 बट्टे 5 की पावर 6। तो 5 की पावर 6 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 20 हो जाएगी। 2 की पावर 7, 2 की पावर 13 से कम करेंगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर 6। तो अब इन सभी घातों को जोड़ लेते हैं। छः घात ये हो गई हैं, 20 ये 26, 26 से 7 है 33, 33 12 45, 45 और 6 51। तो इस प्रकार कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 51 हो जाएगी। अब हमारा आगे आता है संयुक्त संख्या। अब हमने पीछे 5 संख्याओं के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट संख्या आती है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या क्या होती है? संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। संयुक्त संख्या वे संख्या होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वे संयुक्त संख्या कहलाती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या है वो 4 होती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। 1 से 100 तक कुल 74 संयुक्त संख्या होती है। एक वो न तो संयुक्त संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। तो इस प्रकार 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। तो 25 तो अभाज्य संख्या कम हो जाएगी, एक साथ एक भी कम हो जाएगा तो 26, 100 में से 26 गए तो 74 बच गए। 74 संयुक्त संख्या होती है 100 तक। अब नेक्स्ट आता है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो ऐसी दो संख्या जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा दोनों संख्या किसी एक ही संख्या से विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्या हो जिनमें आपस में भाग नहीं जाए और कोई तीसरी संख्या ऐसी ना हो, कोई ऐसी तीसरी संख्या कॉमन ना हो जिसका भाग इनमें चला जाए, तो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखते हैं, क्या 5 और 13 सहअभाज्य संख्या है? ऐसी दो संख्या जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, 5 और 13 में एक दूसरे का भाग नहीं जाता है तथा दोनों संख्या किसी एक ही संख्या से विभाजित भी ना हो,
तो दोनों संख्या कोई भी ऐसी सेम संख्या से विभाजित भी नहीं होती हैं, तो इसलिए 5 और 13 सह अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या 9 और 14 सह अभाज्य संख्या है? दोनों में आपस में भाग नहीं जाता, दोनों संख्याओं का। और कोई तीसरी ऐसी संख्या का भी भाग नहीं जाता है जिसमें दोनों में भाग चले जाए, तो 9 और 14 भी सहभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है, क्या 10 और 11 भी सहभाज्य संख्या है? तो 10 और 11 का आपस में भाग नहीं जा रहा है, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग जाता हो, तो 10 और 11 भी सहभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है, क्या 15 और 21 भी सहभाज्य संख्या है? 15 और 21 में आपस में तो भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 3 का भाग दोनों संख्या में जा रहा है, 15 में भी जा रहा है, 21 में भी जा रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार हम सहभाज्य संख्याओं के बारे में जान सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, उसके जो भी गुणनखंड बनते हो उन सभी का योग है वो उस संख्या के बराबर होना चाहिए। उसका जो एक गुणनखंड है उस संख्या को छोड़कर, जो उस गुणनखंड है उसको छोड़कर उनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं, क्या 12 संपूर्ण संख्या है? तो 12 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो उस संख्या को छोड़कर, मतलब 12 को छोड़कर इन सभी का योग भी 12 होना चाहिए। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16। तो इसका योग ज़्यादा चला गया, तो ये संपूर्ण संख्या नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये अगली संख्या आती है 15। 15 के गुणनखंड हो गए 1, 3, 5 और 15। तो 15 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का योग भी 15 होना चाहिए। तो 3 और 5 8, 8 और 1 9। तो यह भी अभाज्य, ये भी संपूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट आती है, क्या 20 संपूर्ण संख्या है या परफेक्ट नंबर है? तो 20 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो इसमें 20 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का योग 20 होना चाहिए। तो 1 2 3 3 4 7, 7 और 5 12, 12 और 10 22। तो ये भी ज़्यादा चला गया, तो ये भी संपूर्ण संख्या नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। नेक्स्ट आती है, क्या 6 संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है? तो 6 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3 और 6। इसमें 6 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का योग 6 होना चाहिए। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो यह संपूर्ण संख्या है, इनका योग 6 है, तो यह संपूर्ण संख्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो एक अंक वाली संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर 6 है। एक अंक वाली, 2 अंकों वाली संपूर्ण संख्या 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या 28 है। 3 अंक वाली संपूर्ण संख्या 3 अंक वाली संपूर्ण संख्या 496 है। नेक्स्ट है 4 अंक वाली संपूर्ण संख्या। तो 4 अंक वाली संपूर्ण संख्या 8128 है। इसे हम सीधा याद रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्याओं को वैसे हल नहीं किया जा सकता, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो 1 अंक वाली संपूर्ण संख्या होगी 6, 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या होगी 28, 3 अंक वाली संपूर्ण संख्या होगी 496, 4 अंक वाली होगी 8128। तो अब तक हमने
वास्तविक संख्याओं में सभी पूर्णांक संख्याएं देख ली थी। ये पूर्णांक संख्याएं थी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सहअभाज्य संख्या और संपूर्ण संख्याएं। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में देखेंगे दशमलव संख्याएं। धन्यवाद।